शुभोदय बच्चों। आज हम अपने 10वीं कक्षा के 8वें पाठ स्वराज की नींव पढ़ने जा रहे हैं। स्वराज की नींव पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस पाठ में हम अपने इतिहास के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो पाठ का नाम देखिए, स्वराज्य की नींव। स्वराज्य, स्व अपना, राज्य की नींव। नींव का अर्थ होता है बेस, तेलुगु में पुनादि। स्वराज की नींव, अपने स्वराज्य की नींव किस तरह होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि अपना घर ही लीजिए। अपना जब हम घर बनाते हैं उसके नींव बहुत ही स्ट्रांग रखते हैं। इसी तरह यहाँ उन्मुखीकरण में कुछ देखिए। सबसे पहले शासक का क्या दायित्व होता है, यहाँ दिया गया है। शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। शासक का अर्थ होता है राजा, हेड, दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। शासक का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। जब कभी भी विपत्ति, प्रॉब्लम आती है तो धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। विपत्ति में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। हमारे देश के जो भी कानून हैं उसका और कानून और नियमों का अनुसरण जरूर करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, जो शासक अधिकार होने पर भी क्षमा करने का गुण रखता है, निसंदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। शासक को विपत्ति की हालत में कैसे काम लेना चाहिए। सेकंड लाइन में दिया गया है, शासक को विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। या आप खुद ही लिख सकते हैं इसे। आपकी नजर में आदर्श शासक के लक्षण क्या होते हैं, हो सकते हैं। थर्ड लाइन में देखिए, जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है वह आदर्श शासक कहलाता है। सुव्यवस्थित शासन के गुण क्या हो सकते हैं, इसे पढ़िए और सोच समझ कर लिखने का, अपने से लिखने का कोशिश कीजिए। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य क्या है देखते हैं। छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना। ये पाठ एकांकी विधा में है। एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी की भाषा व रचना शैली से अवगत कराना और एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भावना है। देश में जब भी देश के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें अपने आप को देश के लिए समर्पित करना चाहिए। हर छात्र में यह भावना विकसित होना चाहिए, होना जरूरी है। और एकांकी के बारे में देखिए, विधा विशेष में दिया गया है। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। ये भी नाटक के समान लगता है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। किसी भी व्यक्ति के चरित्र या अपने लाइफ स्टाइल एक पार्ट को लिया जाता है। एकांकी में किसी एक ही समस्या को बताया जाता है। यह एक ऐतिहासिक घटना प्रधान एकांकी है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। यहाँ इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ, 1912 में। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। ये अपने आदर्शों को बहुत मानते थे, आदर्श प्रिय व्यक्ति थे।
इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। प्रेमचंद परंपरा उस समय 1912 में प्रेमचंद जी का बहुत ही नाम था, अच्छा नेम एंड फेम कमा चुके थे। जैसे कि आपको पता है प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में 31 जुलाई को हुआ था। ईदगाह लेसन में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। प्रेमचंद जब 32 इयर्स के थे तब विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था, और जब इन्होंने होश संभाला तब तक प्रेमचंद जी 40 प्लस थे, और तब तक विष्णु प्रभाकर जी इनके फैन बन चुके थे। इसीलिए उनके आदर्श मुख्य यथार्थवादी, यथार्थ सत्य को बताने वाले लेखक हैं। आवारा मसीहा नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ एक पुस्तक दिख रहा है आवारा मसीहा, इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। विषय प्रवेश, ये देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का किला यहाँ नीचे दिख रहा है चित्र में। झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की अपंती लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। अबला का अर्थ होता है बिना बल के निर्बल या कमजोर, और सबला का अर्थ होता है बलवान। स्त्रियां हमेशा अबला नहीं होती, आवश्यकता होने पर, जरूरत पड़ने पर सबला भी बन जाती है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्म परायणता के बारे में बताया जा रहा है। इस पाठ के पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेना नायक। तात्या जो है तात्या टोपे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ का जो नाटक का जो पोजीशन है, देखिए, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है, युद्ध भूमि है, लड़ाई के लिए तैयार है, कैंप में तंबू लगाकर हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू के एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी का अर्थ होता है दोस्त, फ्रेंड, सहेली, जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। मंच, स्टेज पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई बोलती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही से बात कर रही है। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? ये ग्वालियर का किला देखिए, कितना विराट, कितना भव्य, यहाँ से पूरा शहर दिखता है। परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण में मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, ऐसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं में से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आपको लगता होगा कि ये क्या बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ का पोजीशन हमें पहले समझना है। सिचुएशन ऐसा है कि
ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं झांसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, एक एक राज्य को जीतते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई स्त्रियों की सेना को लेकर युद्धभूमि में तंबू लगाकर उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई का जो हस्बैंड है राव साहब, गंगाधर राव नाम है उनका, वो ऐशो आराम में मशगूल हैं, क्योंकि उस समय का परिस्थिति, जैसे हमारे राजाओं के पास एडवांस वेपन्स नहीं थे, जैसे उनके पास गन्स, बंदूक बहुत डिस्टेंस दूर से ही फायर करते थे। हमारे राजाओं के पास भारी भारी तलवारें थी, वीरता थी उनमें, सामने आमने सामने जाकर लड़ते थे। लेकिन ब्रिटिश के पास तो ये सब रहने के कारण वे हमेशा जीते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय के कुछ राजाओं का ऐसा हाल था कि वे माइंड में फिक्स हो गए कि हमें ब्रिटिश से हारना ही है, तो क्यों ना हम लाइफ को एंजॉय करें। इसी तरह ऐशो आराम में मशगूल रहते थे, बिजी रहते थे एंजॉयमेंट में। इतना जब युद्ध का समय है, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्रियों की सेना लेकर युद्धभूमि में पहुंचती है। टेंशन में है, बोलती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया, यहाँ बहुत लड़ती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके सामने आते जाते हैं। हिमालय जैसा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, उसे पार करने पर महासागर की डरावनी लहरें, वेव्स, जो आपने देखा होगा बीच में वेव्स जो है बहुत फास्ट आते हैं और हमें आगे ठेल कर ले जाते हैं। उसे भी पार करती हूँ तो बोट में, सपोज जिस बोट पे सवार होकर जा रहे हैं, नाविक सो जाते हैं। नाविक माने जो बोट को ले जाने वाला, या देश के लिए, देश का जो राजा है वो खुद सोया हुआ है, यहाँ ये अर्थ आता है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है, अचानक मौन होती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि फिर महारानी बोल उठती है, जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। जूही सहसा तीव्र होकर गुस्से में, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी। भगवत गीता पढ़ती हैं, भगवत गीता में साफ साफ लिखा गया है सभी को अकेले आना है, खाली हाथ, अकेले ही खाली हाथ जाना है। सो इसीलिए बोलती है कि आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, भगवत गीता, फिर यह निराशा कैसे। लक्ष्मीबाई बोलती है, नहीं, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, समाज में छुआछूत, तेलुगु में अंटरानितनम, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और ऊंच नीच का भेदभाव, ये डिफरेंस जो है रिचर्ड पुअर का, नहीं मिट जाता, कैस्ट वाइज या ये डिफरेंस जो है, जब तक हम विलासता प्रियता को नहीं छोड़कर, विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते। विलास प्रियता का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। ये सब छोड़कर, एंजॉयमेंट को छोड़कर जन सेवक बनना है, तब जाकर स्वराज मिलेगा। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज के लिए बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है,
लेकिन पत्थर, नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई बोलती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, अवश्य है, कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं। तात्या बहुत ही बलशाली है, वीर हैं। तात्या सिंपली कहा जाए तो बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, कटप्पा वाला रोल है इनका। देश के लिए जो भी राजा है वहाँ, उनके लिए जीवन त्याग करते हैं ये तात्या जी। फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, लेकिन वो तात्या के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखकर कहती है सब। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम एंजॉयमेंट में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर जो है वो भी उसकी सहेली है, सखी है। जूही एक्चुअली राजनर्तकी है, राजा राज्य में एक नर्तकी है और लक्ष्मीबाई की फ्रेंड भी है। मुंदर बोलती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। वो बोलती है कि हम नहीं, हम विलासिता में नहीं डूबे हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब, यानी कि राजा गंगाधर राव। बांदा जगह है, वहां के नवाब जो है वो डूबे हुए हैं, सेनापति तात्या डूबे हुए हैं। जूही बोलती है, ऐसा ऐसा अचानक? नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जूही तात्या को पसंद करती है, इसलिए वो बोलती है कि नहीं, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मुंदर बोलती है, तुम हमेशा उनका पक्ष लोगी। पक्ष का अर्थ होता है उनके साइड ही बात करती है। यहाँ देखिए दो प्रश्न दिए गए हैं। लक्ष्मीबाई किससे बातें कर रही है? लक्ष्मीबाई जूही से बातें कर रही है। उन्हें किस बात की चिंता सता रही है? चिंता इस बात की है कि सेना, तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारा ये हाल है। जूही बोलती है दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसे उसको छिपाया नहीं जा सकता। मैं उनका साइड नहीं लेती। जो तथ्य है, तथ्य का मतलब अर्थ होता है सत्य, जो है सत्य का भी छुपता नहीं है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। राव साहब वहां जो बोलते हैं वो तात्या करते जाते हैं। मुंदर बोलती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? सहेलियां हैं, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में बोलती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही बोलती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सक पकाकर, मैंने घबरा कर, जूही तू तो नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें तू रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, जूही ने उन्हें रोका है। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। राजा जो है, नृत्य देखना और एंजॉय करना यही काम था। तात्या जब बुलाने आए थे नर्तकी को तो जूही ने उसे, तात्या को धुतकार दिया था, तिरस्कार कर दिया था।
देखिए झांसी की रानी जूही बोलती है, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूं। स्वराज के लिए यानी कि जब राज्य के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना राज्य के लिए सबको खुश करने के लिए मैं नाच सकती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को मैं किसी की गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। लेकिन एंजॉय करने के लिए राजा वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, और यहाँ प्रॉब्लम की घड़ी है। इस तरह मेरा कला जो है किसी की गले की फांसी नहीं बन सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा। लक्ष्मीबाई अपने हस्बैंड को, गंगाधर राव को ठोकर नहीं मार सकती। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर ठोकर मारने से उनकी मदहोशी दूर होती, मदहोशी क्योंकि मद में, नशे में थे वे लोग, नशा करना, डांस नृत्य देखना, खाना पीना, एंजॉय करना, यही काम था उनका। इसी लक्ष्मीबाई गुस्से में थी। यहाँ देखिए जूही के साथ बातचीत हो रही है। जूही बोलती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर बोलती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। भाई साहब चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। चलो हम लोग जाकर उन्हें पूछते हैं कि इस हालत में भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या यह सही है? इसलिए उनका नींद हराम कर देते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती हैं। जूही, दुश्मन की ठोकर? या आप क्या कह रही हैं? दुश्मन की ठोकर सुनकर जूही थोड़ा घबराती है और बोलती है, दुश्मन की ठोकर? या आप क्या कह रही हैं? यहाँ हम पाठ के जो पार्ट 1 यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में आगे देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद।